जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की आज की क्लास अपनी सबसे पहली क्लास होगी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है यानी अर्थशास्त्र क्या होता है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि पैसे का उपयोग किस प्रकार से करें, ये अर्थशास्त्र होता है। यानी पैसे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या होता है, न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का मैं किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूँ, ये इकोनॉमिक्स नहीं कहलाता है। इसको अपन इकोनॉमिक्स नहीं कहते हैं। बल्कि एक बात वैसे सोचिए, यदि मेरे पास मान लीजिए किसी शहर में एक कट्ठा खेत है, यानी छोटा सा एरिया है, उसमें मेरे को पार्किंग बनानी है, तो पार्किंग अगर मैं केवल बनाऊंगा, केवल जो उसका धरती का सरफेस यानी जो उसका पृष्ठ है उस पर बनाऊंगा, तो गाड़ियां बहुत कम आ पाएंगी उसमें। लेकिन मैं क्या करूं, उसमें उसमें एक ही को 5 तल्ला बना दूं, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 5 फ्लोर बना दूं। तो यानी कि जगह तो उतनी थी, लेकिन फ्लोर मैंने क्या बना दिए, ज़्यादा बना दिए। और उन पर एक मैं रैंप लगवा दूं, तो गाड़ी कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो यानी जगह कम थी, लेकिन उसका मैंने अधिकतम उत्पादन उससे किस प्रकार से किया, उसको अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी सीमित संसाधनों से अपन अधिकतम उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं, यही परिभाषा में लिखा है कि न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक के बारे में, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। क्या होता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फादर जनक किसे कहते हैं, यानी एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में, 1776 में जो एक बुक आई थी एडम स्मिथ की, वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने पूरी इस बुक के अंदर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गए विश्व के अर्थशास्त्र के जनक, लेकिन अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक सोचें या भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं विश्वेश्वरैया को। किसको कहते हैं, विश्वेश्वरैया जी को भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। इतनी बातें आप याद रखोगे। अब देखिए बात करते हैं, अब अर्थशास्त्र में अपन को अध्ययन करना है पैसे के बारे में। तो अपन पहले तो एक चीज समझते हैं, अर्थशास्त्र में पैसे, किसी व्यक्ति के पास पैसे कमाने के जो सोर्स होते हैं, यानी इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पे आता है स्वरूप या स्वभाव, जिसे अपन कहते हैं। नंबर 2 पे शर्त, नंबर 3 पे स्वामित्व। देखिए, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आप बताओगे स्वरूप या स्वभाव, या अब नंबर 2 पे शर्त, नंबर 3 पे बताओगे आप स्वामित्व होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे। अब देखिए, स्वरूप यानी कि जो स्वभाव होता है, उसके आधार पर व्यक्ति जो करता है वो 3 प्रकार से अपनी जो इनकम को जनरेट कर सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, बाद में साथ ही साथ इन चीजों के बारे में पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जिनसे जो व्यक्ति को इनकम उत्पन्न कर रहा है या इनकम को जनरेट कर रहा है उसका सीधा संबंध प्रकृति से हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, यानी कृषि। कृषि कैसा क्या है, कृषि का डायरेक्ट संबंध किससे है, प्रकृति से। यानी इस डायरेक्ट कृषि को प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में यही कह रहा है कि आयु का स्रोत सीधे किससे संबंध होता है, आयु के स्रोत का सीधे प्रकृति से जुड़ा रहता है, जिसे अपन प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि आय जो होती है वो किससे जुड़ी रहती है, सीधे डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए कृषि आपको पता है कि खेतों में फसल बो दी जाती है, कृषि वही होती है, उसी अपन डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन का भी संबंध सीधे किससे होता है, प्रकृति से होता है। तो आप क्या बताओगे, इसे भी अपन प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा और बता सकते हो आप कुक्कुट पालन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुर्गियों का जो पालन होता है उसे कुक्कुट पालन कहते हैं, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। तो उसका भी संबंध डायरेक्ट किससे रहता है, आप बताओगे प्रकृति से रहता है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी देखिए, कृषि, पशुपालन, मत्स्य या खनन जैसे कोयला खनन है, पेट्रोलियम खनन है, यानी पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है समुद्र से, क्या किया जाता है,
निकाला जाता है या किसी क्षेत्र से निकाला जाता है तो वो क्या होता है, खनन होता है। कोयले को निकाला जाता है तो कोयले का क्या होता है, खनन होता है। तो यानी वो सभी इनकम कहाँ से चली जाएगी, प्राथमिक सेक्टर में। जैसे आप सभी लोगों के किसी के माता पिता जो है ना वो कृषि से अपना गुजारा करते हैं, तो उनकी इनकम सोर्स क्या हो जाएगा, आप बताओ, प्राथमिक सेक्टर में चले जाएंगे वो। अब बात करते हैं द्वितीयक सेक्टर की या द्वितीयक क्षेत्र की। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है किसी चीज का निर्माण या विनिर्माण। जैसे देखिए किसी चीज का निर्माण का मतलब, जैसे कोई चीज है, जैसे जो ज्वेलर्स यानी जो क्या होते हैं, सुनहार जिसे आप जानते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, वह क्या करते हैं, नई नई चीजों को बनाते हैं। जो ज्वेलरी होती है उनको नई नई को बनाते हैं, या जो पुरानी ज्वेलरी होती है उनको पहले क्या कर दिया है, सोने को गलाया जाता है, उनसे फिर क्या किया जाता है, द्वारा चीजें बनाई जाती हैं। यानी कि पहले निर्माण किया जाए या उनमें किया जाए विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है द्वारा से निर्माण किया जाए। यानी द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, आप बताओगे, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है। क्या बताओगे आप, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण तथा विनिर्माण होता है। और एक बात और, अब देखिए जैसे कृषि है, कृषि से अपन ने क्या प्राप्त किया, कृषि किस में आते हैं, प्राथमिक सेक्टर में। अब कृषि से अपन ने क्या प्राप्त किया, फसल प्राप्त की। तो अब फसल जो गेहूं हुआ, जैसे मान लिया अपन ने गेहूं बोया, अब गेहूं की कृषि आई, तो गेहूं से अपन को क्या मिला, गेहूं मिलेंगे, गेहूं की फसल से। अब गेहूं को अपन ने क्या कर दिया, उसका थोड़ा निर्माण या उससे किसी चीज का विनिर्माण कर दिया। जैसे गेहूं से बिस्किट को बना दिया, पार्ले जी जो बिस्किट आता है, गेहूं से बिस्किट को बना दिया। तो आप क्या बताओगे, गेहूं से बिस्किट बना दिए, तो बिस्किट बनाना कौन से सेक्टर में चला जाएगा, द्वितीय सेक्टर में। किस में चला जाएगा, द्वितीय सेक्टर में। आटा चक्की किस में चली जाएगी, यानी गेहूं के अपन ने द्वारा से फिर क्या किया है, फॉर्मेशन द्वारा से निर्माण किया है, तो यह भी किस में चला जाएगा, आप बताओगे, ये भी किस में चला जाएगा, आटा चक्की भी द्वितीय सेक्टर में चली जाएगी। इसके अलावा गन्ने की मशीन, देखिए गन्ना उगाया उसको अपन कहेंगे प्राथमिक सेक्टर, क्यों, कृषि है, गन्ने को उगाना प्राथमिक सेक्टर। लेकिन गन्ने से उसका जो मशीन होती है, गन्ने की मशीन को क्या कर दिया, गन्ने की मशीन से उसके गन्ने के रस को निकाला, यानी उसको क्या किया, किसी चीज का निर्माण किया, कहाँ चला जाएगा, द्वितीय सेक्टर में। कहाँ चला जाएगा, द्वितीयक सेक्टर में। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, किसी भी चीज की कोई फैक्ट्री, जैसे साबुन फैक्ट्री है, सोप फैक्ट्री है, तो उसमें साबुन का निर्माण होता है, या जो खराब साबुन होते हैं उनको द्वारा से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी उनका भी क्या होता है, विनिर्माण होता है। अब बात करते हैं, बहुत से सर्विस सेक्टर हैं, बहुत से, जैसे सर्विस सेक्टर, जैसे मैं बात करूं सर्विस सेक्टर, बहुत सी काफी चीजें हैं जैसे जिनमें द्वितीयक सेक्टर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं तृतीय सेक्टर की। किसकी बात करते हैं, तृतीय सेक्टर की। देखिए अब तृतीय सेक्टर में ना तो किसी चीज का उत्पादन होगा, ना तो किसी चीज का क्या होगा, उत्पादन, ना किसी चीज का निर्माण होगा, ना किसी चीज का विनिर्माण होगा। अब क्या करेगा, जो तृतीय सेक्टर होता है वो प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर को सहायता करता है। प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर ही क्या करता है, सहायता करता है। तो उसे अपन, यानी तृतीय सेक्टर को अपन सहायक सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सहायक सेक्टर यानी सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे सोचिए, अगर मान लीजिए कि कृषि हुई खेतों में, कृषि कहाँ हुई, खेतों में, यानी गेहूं कहाँ उपज गया आया, खेतों में। अब खेतों से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए, यानी उसके विनिर्माण को तक ले जाने के लिए क्या, देखिए गेहूं थोड़ा बहुत तो उगाने के उसी मूड पर रख के ले जाइए, नहीं ले जा पाओगे, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को किसी ना किसी चीज से ले जाना पड़ेगा, यानी परिवहन, ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो परिवहन यानी कि तृतीय सेक्टर में क्या चला जाएगा, आप बताओगे, इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा एवं दुकान आदि आती है। इसमें क्या आते हैं, नौकरी, सेवा, दुकान एवं व्यापार आदि चीजें आती हैं, यानी इसको अपन तृतीय सेक्टर को सहायक सेक्टर भी कहते हैं। जैसे बताइए, कृषि उपजी, यानी कृषि का उपज हुई, वो किस में गई, प्राथमिक सेक्टर में। कृषि जो गेहूं मिला, गेहूं का अपन ने आटा बना दिया, कौन सा हो गया, द्वितीय सेक्टर। अब गेहूं को फैक्ट्री तक ले जाने में क्या, ऐसा तो है नहीं कि खेत में ही क्या लगी हुई फैक्ट्री दूसरे शहर में होती है, फैक्ट्री कहाँ तक होती है, शहर में। फसल कहाँ की जाती है, गाँव में। तो गाँव से गेहूं को ले जाने के लिए कहाँ तक, शहर तक, तो किसी ना किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी परिवहन। तो परिवहन किस में चला जाएगा, तो आप बताओगे, परिवहन चला जाएगा आपका तृतीय सेक्टर यानी सेवा सेक्टर में। परिवहन, अब बताइए, क्या परिवहन ट्रक वाला किसी चीज का निर्माण कर रहा है, अब बताओ, नहीं कर रहा है। किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी अब यह क्या कर रहा है, इन दोनों की मदद कर रहा है, परिवहन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि परिवहन, मान लीजिए कोई गेहूं ट्रक जो है, ट्रक कहाँ के लिए ले जा रहा है, गेहूं को गांव से शहर के लिए ले जा रहा है। गांव से शहर के लिए जब ले जा रहा है, तो मान लीजिए उसने कहीं रास्ते में ठोक दिया, ट्रक को क्या कर दिया, रास्ते में ही ठोक दिया। तो अब कौन आएगी, एम्बुलेंस, कौन आएगी, एम्बुलेंस। तो बताइए उसको कौन लेके जाएगी, मरीज को कौन लेके जाएगी, आप बताओगे, एम्बुलेंस लेके जाएगी। तो बताइए, एम्बुलेंस प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर के तृतीय सेक्टर, आप बताओगे कि एम्बुलेंस देखिए, ना तो किसी चीज का निर्माण कर रही है, ना
विनिर्माण कर रही है, ना किसी चीज का उत्पादन कर रही है, तो एम्बुलेंस किस में जाएगी? तृतीय सेक्टर में जाएगी, क्योंकि यह लोगों की क्या कर रही है? सेवा कर रही है। क्या कर रही है? सेवा कर रही है। तो एम्बुलेंस किस में चली जाएगी? तृतीय सेक्टर में। एम्बुलेंस किस में जाएगी? तृतीय सेक्टर में। अब देखिए, यानी अब जो ट्रक लड़ा दिया उसने रास्ते में, एम्बुलेंस आई, अब एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएगी? हॉस्पिटल में। कहाँ लेके जाएगी? हॉस्पिटल में। जब उसकी क्या की जाएगी? डेंटिंग पेंटिंग। क्या की जाएगी? डेंटिंग पेंटिंग। तो हॉस्पिटल भी क्या करेगा? इसकी सहायता करेगा, यानी इसकी सेवा करेगा। तो हॉस्पिटल भी किस में जाएगा? आप बताओगे। हॉस्पिटल भी जाएगा इसके तृतीय सेक्टर में। किस में जाएगा? तृतीय सेक्टर में। अब देखिए, अब जब डॉक्टर आपका कर देगा इलाज, तो फिर बाद में थमाएगा आपको बिल। जब बिल थमाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे ये लीजिए आपका बिल, 4 लाख रुपया। अरे 4 लाख रुपया, माने अब का चुका करेंगे, माने अब लगाएंगे फोन। हाँ, 4 लाख को इंतजाम कर लियो, है वो? हाँ है वो, लिया भैया। अब तुमने क्या करो, यानी फोन लगाओ, खाओ पी लें। तो फोन लगाओ तो क्या हुआ? टेली कम्युनिकेशन। क्या हुआ? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन यानी संचार हुआ। तो संचार ने क्या किसी चीज का निर्माण किया? आप बताओगे नहीं। क्या किसी चीज का उत्पादन किया? आप बताओगे नहीं। तो यह क्या हुआ? अब बताओगे। एक प्रकार तृतीय सेक्टर होगा। क्या हो गया? तृतीय सेक्टर हो गया। अब बताइए, अब वो जो पैसा लाएगा, क्या लाएगा? पैसा। तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा वो घर से बनाएगा, वो किसी ना किसी बैंक से होकर आएगा। किससे होकर आएगा? बैंक से होकर आएगा। तो बैंक क्या पैसे का निर्माण करता है? नहीं करता है। बैंक से होकर आता है। बैंक क्या करता है? आपकी सेवा करता है। तो बैंक भी क्या किस में चला जाएगा? तृतीय सेक्टर में। इसके अलावा शिक्षा। इसके अलावा क्या? शिक्षा। कोचिंग संस्थान, जैसे मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आ रहा हूँ, तो ये भी मैं आपकी क्या कर रहा हूँ? आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपकी क्या कर रहा हूँ? सेवा कर रहा हूँ। तो शिक्षा क्या हो गई? अब बताओगे। तृतीय सेक्टर। नौकरी, जैसे पुलिस है या जो आर्मी यानी कि जो सेना होती है, उसमें जो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो किस सेक्टर में जाओगे? तृतीय सेक्टर में। क्योंकि आप आर्मी में जाके ना किसी चीज का निर्माण करोगे, ना विनिर्माण करोगे, ना किसी चीज का उत्पादन करोगे। तो आप किस नौकरी में है, तो और नौकरी किस में जाएगी? तृतीय सेक्टर में। यानी इन चीजों से जो चीज पैसा कमा रहे हैं उनका कौन सा आएगा? चित्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अब बात करते हैं जितने भी खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट से वो जो कमा रहा है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ठीक है, और भाला फेंकने, जो भाला फेंकना, इन सभी यानी खेल है, जितने भी नेता हैं वो सब किस में जाएंगे? तृतीय सेक्टर में। अब आपको इन चीज समझ में आ गई होगी कि देखिए, जब गेहूं को कृषि की प्राथमिक सेक्टर, आटा बना दिया द्वितीय सेक्टर। अब आटे को ले जाके दुकान पर क्या कर दिया? बेच दिया। आटे को ले जाके दुकान पे क्या कर दिया? बेच दिया। तो कौन सा सेक्टर हो गया? तृतीय सेक्टर। जैसे अब एक बात और बताइए, चलिए बोलिए। गन्ना उत्पादन करना प्राथमिक सेक्टर। गन्ने को जूस निकालना, जब तक मशीन पर जूस निकाला जा रहा है तब तक क्या हो रहेगा? द्वितीय सेक्टर। लेकिन जैसे ग्राहक को हाथ में गिलास थमा दिया गन्ने के रस का, तो कौन सा सेक्टर हो जाएगा? आप बताओगे उस कौन सा सेक्टर होगा? बताइए। तृतीय सेक्टर। अब बताइए, कोई भी दुकान है आपकी, अपनी मनमर्जी दुकान है आपकी, किसी भी किराने की दुकान है आपकी, किसी भी चीज की XYZ किसी भी चीज की आपकी दुकान है, तो आप किस में जाओगे? तृतीय सेक्टर में। इतनी बात याद रखोगे। ये आपके किसके आधार पर हो गए? तो आप बताओगे, या आपके स्वभाव यानी स्वरूप के आधार पर अपनी आपकी क्या होगी? इनकम के सोर्स हो गए। अब अगली बात करते हैं शर्त के आधार पर। देखिए, अब शर्त के आधार पर कोई चीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, संगठित और असंगठित। चीजों को समझते हैं। देखिए, शर्त के आधार पर दो प्रकार की होती है। दूसरे नंबर पर शर्त, नंबर 1 संगठित, नंबर 2 असंगठित। संगठित के बारे में क्या है? जिसमें नौकरी की शर्त, समय, वेतन सभी चीज क्या हो? निश्चित। देखिए, यदि आप किसी जगह पर नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप किसी जगह पे नौकरी, इसके आधार पर आप किस में जाओगे? नौकरी कर रहे हो तो तृतीय सेक्टर में। नौकरी कर रहे हो तो तृतीय सेक्टर में। अब देखिए, यदि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नौकरी। तो नौकरी में यदि आपका वेतन, समय और आपकी जो क्या है? वेतन, समय और उसकी जो शर्त एंड कंडीशंस जो होती हैं वो यदि फिक्स हैं, तो आप बताओगे आप किस सेक्टर में जाते हो? कौन से क्षेत्र में काम करते हो? संगठित क्षेत्र में। जैसे आपकी नौकरी लगी आर्मी में, तो आर्मी में आपको जाने आने का टाइम कैसा रहेगा? फिक्स। ट्रेनिंग का टाइम फिक्स, छुट्टी का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स, वेतन आपका जो सैलरी होगी वो कैसी रहेगी? फिक्स, यानी निश्चित रहेगी। तो आप किस सेक्टर में जाओगे? संगठित में। अब देखिए, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सभी कंपनियां कैसी हैं? कपड़ा उद्योग, ये सब कैसे हैं? आप बताओगे संगठित हैं। कैसे? सब संगठित हैं। जैसे बात करें, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करना और सरकारी नौकरी करना, ये सभी किस में आता है? संगठित क्षेत्र में।
यानी जिसमें आपका नौकरी का जो समय है, वेतन है और आपका क्या है शर्त एंड कंडीशन है, वो यदि आपकी फिक्स है तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, संगठित। किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, संगठित। अब एक बात और याद रखना, अब जो संगठित क्षेत्र है, कौन सा है, संगठित क्षेत्र, इसमें सर्वाधिक रोजगार किसने दिया है, आप याद रखोगे सर्वाधिक रोजगार इसमें दिया रेलवे एंड सेना ने। यानी रेलवे जो है, रेलवे एक संगठित है, क्योंकि रेलवे में आप नौकरी करने जाओगे तो रेलवे की आपका जो वेतन है यानी जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी, आने जाने का टाइम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो माने कि आप जैसे मान लिया आपकी लोको पायलट लग गई, तो लोको पायलट आप जा रहे हो ट्रेन को माने चलाना है, मान ले जाना है आपको 9:30 बजे, माने अरे नहीं आज तो 9:30 बजे नहीं, आज 10 बजे लेके जाएंगे, तो आप अपनी मनमर्जी वहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम कैसा होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब रेलवे और इसमें सेना में, अब सेना में भी क्या हो, यहाँ पे सेना में भी सर्वाधिक रोजगार दिया गया है। अगली बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की, किसी बात करते हैं, संगठित हो गया, अब बात करेंगे असंगठित क्षेत्र की। तो देखिए असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें नौकरी की शर्तें, समय एवं वेतन, ध्यान से सुनना, नौकरी की शर्तें यानी जो उसकी कंडीशन है, उसका जो समय और उसका जो वेतन सैलरी, इनमें से कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, यानी कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, सब चीज कैसी रहती है, अनिश्चित। जैसे आपने सैलून खोल लिया, तो सैलून अब आपकी मर्जी, चाहे जितने बजे आप उसे खोलो, चाहे जितने बजे आप क्या करो, बंद करो, आप चाहे जितने बजे खोलो, चाहे जितने बजे क्या करो, बंद करो। तो यानी आपका इसमें कोई समय फिक्स नहीं है, आपके वेतन का कोई फिक्स नहीं है। वेतन यानी आपकी सैलरी है, कभी किसी मंथ ज्यादा हो सकती है, किसी मंथ कम हो सकती है, किसी दिन ज्यादा हो सकती है, किसी दिन कम हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए आपकी किसी भी कंडीशन से यानी कि शर्त को पालन नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो आपसे कोई बोले कि आपको 10 बजे खोलनी, तो आप उसके बात को नहीं मान सकते हो। जैसे बात करें प्राइवेट कृषि एवं दुकान, देखिए कृषि आप करते हो तो कृषि में क्या टाइम फिक्स रहता है, कृषि में टाइम फिक्स नहीं रहता है। आप चाहिए 10 बजे जाइए खेत पर, चाहे आप चाहिए 12 बजे जाइए खेत पर, आपकी जब इच्छा हो जब आप खेत पर जा सकते हो। ठीक है, अगला प्राइवेट कंपनी, यदि आपकी प्राइवेट में कोई काम है, जैसे आप कोचिंग संस्थान चलाते हो या कोई भी चीज करते हो, कोचिंग संस्थान में तो टाइम फिक्स रहता है। जैसे आपकी जो भी दुकान है, दुकान वगैरह प्राइवेट में कोई भी दुकान है, तो आप उसे अपने समय अनुसार खोल सकते हो, उस पर आपके कोई भी टर्म एंड कंडीशंस नहीं होंगे। अब देखिए असंगठित क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक रोजगार देने वाला चीज होती है, आप बताओगे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सबसे सर्वाधिक रोजगार दिया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई, अपन ने संगठित और असंगठित समझ लिया। जैसे यदि मान लीजिए आपके पिता कृषि करते हैं, क्या करते हैं, कृषि, तो स्वभाव के आधार से किस में जाएंगे, प्राथमिक सेक्टर में। किस में जाएंगे, प्राथमिक सेक्टर में। और इसमें शर्त के आधार पर किस में जाओगे, कृषि कैसी है, असंगठित। कृषि कैसी है, असंगठित। स्वभाव के हिसाब से प्राथमिक सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है, और शर्त के आधार पर असंगठित क्षेत्र में। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको क्लास को पढ़ने में मजा आ रहा है तो आपको मैं याद दिला दूं कि इस यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी क्या कर सकें, आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप भी अच्छे से अच्छे नंबरों से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और आप ये टेंशन मत लेना कि आपको किस लेवल की, ये आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जो पोर्शन है, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस, सीएचएसएल है, इन सभी चीजों के लिए आप कवरेज कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब चलिए समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार पर कोई भी चीज कितनी प्रकार की हो सकती है, तो आप बताओगे स्वामित्व के आधार पर कोई भी चीज कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की, या तो वो सरकारी होगी या निजी होगी। सरकारी यानी कि सार्वजनिक होगी, कितनी होगी स्वामित्व के आधार पर, 2 प्रकार, सार्वजनिक या निजी। इसके अलावा और भी होती है, सहकारी होती है, एक और भी होती है, उसको अपन आगे इसी के बाद डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले आती है सार्वजनिक। क्या होती है, सार्वजनिक। अब सार्वजनिक कौन से क्षेत्र हैं, जिन पर पूरी तरह सरकार का अधिकार हो। जैसे नौकरी, सेना में अगर आपने सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी पर किसका अधिकार है, आप बताओगे सरकार का, तो किस में जाएगी, सार्वजनिक। किस में जाएगी, सार्वजनिक। यानी पूरी तरह किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो आप बताओ उसे अपन सार्वजनिक कहते हैं। इसे प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। यह विकास एवं समाज के कल्याण के लिए होता है, या किसके लिए होता है, समाज एवं विकास, समाज जो समाज होता है उसके कल्याण के लिए एवं विकास के लिए होता है। सबसे बड़ी कंपनी इसमें अगर देखी जाए सार्वजनिक सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप बताओगे रेलवे एंड व महारत। ये 2 कंपनियां जो क्या है, सार्वजनिक दृष्टि से सबसे अधिक बड़ी है, यानी इन पर पूरी तरह किसका अधिकार है,
सरकार का यानी गवर्नमेंट का अधिकार है। अब बात करते हैं निजी की। निजी कंपनियां कैसी होती हैं? इस पर पूरी तरह से किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी जो निजी कंपनियां होती हैं, निजी का मतलब होता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जिस पर किसी पूरी तरह किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार। जैसे आपकी दुकान है तो आपकी दुकान क्या होगी, आपकी खुद की है तो यानी निजी है। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो ऑफिस किसका, सरकार का, तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, सार्वजनिक में, ठीक है। यानी इस पर पूरी तरह किसका अधिकार होता है, आप बताओगे, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसे पीवीटी यानी प्राइवेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या होता है, लाभ कमाना। जैसे आपने दुकान खोली तो आपका केवल मतलब क्या होगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा आप उससे प्रॉफिट कमाना, यानी लाभ को जनरेट, यानी इनकम को किस प्रकार से जनरेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस है। सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है, रिलायंस, जिसके ठीक है, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है, रिलायंस है। जबकि टैक्स के आधार पर देखा जाए, जबकि किसके आधार पर देखा जाए, टैक्स के आधार पर देखा जाए तो आप बताओ टैक्स के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी है टाटा। कौन सी है, टाटा। सर रतन टाटा की जो कंपनी है वो इनकी सबसे बड़ी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। किसके आधार पर, टैक्स यानी कर के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, बताओगे आप, रिलायंस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसकी कुछ नौकरी देखते हैं। जैसे आपके पता करते हैं कृषि, प्राथमिक सेक्टर। कृषि कैसा होता है, असंगठित होता है। और यहाँ पे कैसा होता है, सार्वजनिक या निजी, आप बताओगे सार्वजनिक। आपके पाए गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्विस में देखिए तृतीय सेक्टर, क्योंकि किसी की क्या करेंगे, सेवा। गवर्नमेंट है तो संगठित होगी, और सार्वजनिक होगी क्योंकि किसकी है, गवर्नमेंट की, तो सार्वजनिक होगी। अगर आपके घर लगी आटे की चक्की, किसके लगी है, आटे की चक्की, तो इसमें किसमें जाओगे, द्वितीय सेक्टर में। अब आटे की चक्की संगठित होगी नहीं, असंगठित होगी, और कैसी रहेगी, निजी। अगर आपके यहाँ देखिए गन्ने की कृषि की गई, किसमें जाओगे, प्राथमिक सेक्टर में। अब गन्ने से क्या बना दिया आपने, गन्ने से बना दिया जूस, किसमें जाओगे, द्वितीय सेक्टर में। अब उसको ग्राहकों को ठेले पर रख के बेच दिया, किसमें चले जाओगे, तृतीय सेक्टर में। यानी तीन तरह से आपकी इनकम जनरेट होगी, तीनों चीजों से ऊपर निकलती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका पर्सनल ठेला होगा तो कैसा रहेगा, असंगठित। अब असंगठित होगा, अब वो सार्वजनिक का निजी, आप क्या बताओगे, निजी रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी चीजों को, यह क्या है, किसी भी व्यक्ति की आय के सोर्स हैं, यानी कि आय या किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किन किन चीजों से आय कर सकता है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, आपके घर वाले या आप किस क्षेत्र में काम करते हो। आप स्वभाव के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में हो, शर्त के आधार पर संगठित हो या असंगठित हो, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक हो या निजी हो। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आप अपनी जो क्या कर सके, आप अपनी क्लास नोट्स को बना सको, ठीक है। और आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आगे वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए, तो इससे आगे थोड़ा सा और समझते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए, तो इससे आगे समझते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, सार्वजनिक पढ़ लिया और निजी पढ़ लिया। यानी सार्वजनिक वैसी कंपनी है जिन पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है, और निजी जिन पर किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे निजी कहते हैं। अब देखिए, सेम इसी की तरह एक होता है संयुक्त क्षेत्र, एक होता है सहकारी क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर अपन को एक सड़क बनानी है, काफी लंबी सड़क है, पूरे मध्य प्रदेश से, उत्तरी मध्य प्रदेश से दक्षिणी मध्य प्रदेश को पार करते हुए पूरी सड़क निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए एमपी गवर्नमेंट बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करें, देखिए जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक सड़क निकालनी है, सड़क का निर्माण करना है, तो इस सड़क मान लीजिए 400 किलोमीटर की है, किसकी है, 400 किलोमीटर। अब 400 किलोमीटर की कोई सड़क बनानी है। अब इसमें एमपी गवर्नमेंट क्या करे, एमपी गवर्नमेंट करे कि 50% हिस्सा कौन लगा दे, अपना स्वयं गवर्नमेंट लगा दे, और किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ ले, किसको पकड़ ले, प्राइवेट कंपनी को, और उससे बोले कि 50% आप कौन लगाइए आप, या एक लगा दे, एमपी गवर्नमेंट लगा दे 70%, और बाकी की 30% कौन लगा दे, कोई प्राइवेट कंपनी लगा दे। यानी तो ऐसे जो क्या होते हैं, संयुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं, इसमें निजी तथा जो सार्वजनिक होते हैं, इनमें दोनों की भागीदारी होती है, यानी दोनों की पार्टनरशिप रहती है। निजी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, और जो सार्वजनिक यानी जो कैसी होती हैं,
जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उनकी कैसी रहती है, गवर्नमेंट और किसी निजी व्यक्ति की साझेदारी होती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, आप बताओगे, संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, यानी पीपी कहते हैं, ट्रिपल पी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, पब्लिक मतलब सार्वजनिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। वर्तमान भारत में तेजी से इसका विकास हो रहा है, काफी जगह काफी चीजों में इसका उपयोग किया गया है कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट लगा दे, कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी लगा दे, दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई चीजों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारी की, यानी कोऑपरेटिव क्या होते हैं। देखिए कोऑपरेटिव क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब मान लीजिए कोई चीज, जैसे अपन को किसी का चीज का निर्माण करना है, किसी चीज का क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल बोले, गवर्नमेंट सरकार बोले कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कौन क्या है, सरकारी स्कूल, मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था को क्या किया जाए, ठीक किया जाए, और उनसे बोले कि प्राइवेट कंपनियों से क्या किया जाए, प्राइवेट कंपनियों से सलाह ली जाए कि आप इसमें क्या बनाइए, कोऑपरेटिव बनाइए, क्या बनाइए, कोऑपरेटिव। तो देखिए यानी इसका मूल जो काम होगा, मूल काम, जैसे पढ़ाने का काम किस करेगा, तो पढ़ाने के ऊपर जितनी भी चीजें हों पढ़ाने की, तो आप बोल दीजिए कि टीचर कैसे, टीचरों को किस प्रकार से ट्रेन होना चाहिए, टीचरों को क्या क्या चीजें अच्छी से ठीक तरह से बच्चों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो सारा किसको दे दे, प्राइवेट कंपनी। लेकिन स्कूल में क्या खिचड़ी वगैरह क्या खिलाना है, वो सब कौन देगा, प्राइवेट कंपनी। स्कूल की कंडीशन कैसी होगी, कौन देगा, सरकारी कंपनी। और स्कूल के जो टीचर होंगे उनको वेतन कौन देगा, सरकारी कंपनी। यानी कि जो इनमें क्या होता है, मूल जो दिशा निर्देशक होते हैं वो कौन देगा, सरकार देगी, कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। और बाकी की जो काम होंगे उनको कौन करेगा, प्राइवेट कंपनियां करेंगी। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं। यानी जब किसी कंपनी की दिशा निर्देशक सरकार देती है, जब किसी कंपनी की दिशा निर्देशक कौन देती है, सरकार देती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि तुमसे कि दूध की डेयरी खोल लीजिए, क्या खोल लीजिए, दूध की डेयरी। और दूध की डेयरी में अगर किसी व्यक्ति को लोन दिला दिया जाए और उससे बोला जाए कि आप 100 गाय खरीद लीजिए, क्या खरीद लीजिए, 100 गाय खरीद लीजिए। अब व्यक्ति 100 गाय खरीदेगा तो 100 गायों का दूध किसको देगा, वो डेयरी पे जाके देगा। डेयरी कहाँ जो उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये उत्तरदायी देगी कि गवर्नमेंट जो इसने गाय या जो कोई चीज पशु बांधा है, गाय या भैंस बांधी, तो उनके अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे बचने का काम किस प्रकार से बचाया जा सकता है, पूरी एक लिस्ट बना के दे दे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उनके खाने में टाइम पर क्या चीजें देनी चाहिए, यानी पूरा अगर उनको लिस्ट बना के दे दे तो उनको क्या नहीं होगी, पालने में उनको परेशानी नहीं होगी। तो यानी उनको अपन क्या कहते हैं, आप बताओगे, कोऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मत्स्य पालन या मछली पालन खोलना है, तो मछली पालने का मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल गड़ा खोल दिया उसमें मछली डाल दी, नहीं। मट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, कोई मछली कैसी, कोई मछली ऐसी होती है जो ठाड़ी ढलान में रहना पसंद करती है, कोई ऐसी होती है जो कुछ इस पर जो ऐसी होती है धीरे धीरे करती हुई ढलान होती है उनमें रहना पसंद करती है। किस टाइम पे मछलियों को कौन सा भोजन देना चाहिए, किस बार मछली को कौन सा भोजन पसंद है, यानी इस प्रकार से चीजों को क्या करना चाहिए, पूरी गवर्नमेंट को एक शेड्यूल यानी कि लिस्ट देनी चाहिए, जाके जिसके आधार पर क्या कर सकें, कोई व्यक्ति अपनी खेती को, जो किसी भी चीज को, खेती क्या है, मछली मत्स्य पालन क्या है, एक प्रकार की खेती, उसको क्या कर सके, कृषि को कर सके, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने यहाँ से, अपने किसके हो गए, आप बताओगे, ये सारी चीजें हो गई इनकम सोर्स, यानी किसकी चीज से इनकम सोर्स होती है। अब बात करते हैं उत्पादन के कारक की, किसकी बात करें, उत्पादन के कारक, यानी किसी भी चीज का अपन को प्रोडक्शन करना है ना, उत्पादन करना है, तो उसके लिए किस किस का होना आवश्यक है। तो आप बताओगे नंबर 1 चाहिए पूंजी, क्या चाहिए, पूंजी। अब बोलेंगे पूंजी को इसमें कहा जाएगा कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब ये नहीं कि लड़का ये सब बोलेंगे कि राजधानी होता है, राजधानी नहीं होता कैपिटल का मतलब, राजधानी उसमें अलग पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होगा, पूंजी, क्या होगा, पूंजी। यानी आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन या उत्पादन करने के लिए पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगली आपको चाहिए भूमि, भूमि यानी कि लैंड। अब देखिए अगर किसी की व्यक्ति के पास खुद की भूमि है तो ठीक है, वरना वो रेंट पे ले सकता है, लीज पे ले लेगा भूमि को, क्या कर लेगा, रेंट यानी कि किराए पे ले लेगा, लीज पे ले लेगा भूमि को। अब उद्यमी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, उद्यमी हूँ। क्या हूँ मैं, उद्यमी। और जो मेरे एक साथी है वो क्या है, वो यहाँ पे क्या है, श्रमिक, यानी वो मेरे साथ क्या करता है, काम करता है। अब ऐसा नहीं, देखिए अब कृषि में क्या होता है, अधिकांश तरह जो उद्यमी होते हैं, क्या होते हैं, अधिकांश तरह उद्यमी वही क्या होते हैं, श्रमिक। जैसे मैं इस जो अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, उद्यमी, और मैं क्या हूँ यहाँ पे, श्रमिक। मैंने पूंजी
कोई भी काम उत्पादन किया जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मैंने पूंजी इन्वेस्ट की होगी। यहाँ पे मेरे पास कैमरा, जो माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें, मार्कर बोर्ड, इन सब चीज़ों में मैंने क्या की होगी, कैपिटल यानी पूंजी इन्वेस्ट की होगी। अब मैं यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हवा में पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी न किसी जगह में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, भूमि भी है, उद्यमी मैं स्वयं हूँ और श्रमिक मैं हूँ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से उत्पादन का कारक नहीं है, उत्पादन का कारक नहीं है, तो इनके अलावा कोई ऑप्शन आएगा तो क्या होगा, उत्पादन का कारक नहीं होगा। उत्पादन के कारक भूमि, पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। एक बात और याद रखिए, इसमें पूंजी का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि आपके पास भूमि है, आपके पास क्या है, भूमि है और पूंजी नहीं है, तो आपकी भूमि किसी मतलब की नहीं है, आप इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पास पूंजी है और भूमि नहीं है, पूंजी है और भूमि यानी लैंड स्पेस नहीं है रहने के लिए, तो आप स्पेस तो किराए से ले सकते हैं, यानी पूंजी की अत्यधिक महत्वता रहती है। इतनी बातें याद रखोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपसे यही सजेशन रहेगा मेरा, तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अगले टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।